हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट विश्व एवं भारत का भूगोल। मतलब कि इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तीनों पार्ट इसके कवर करेंगे। भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। ओके, तो ये हमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों पार्ट हमें यहाँ पे कवर करने हैं। चलिए आई तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो जो पार्ट बॉडीज़ जो हैं हमारे रोटेट कर रही हैं सोलार सिस्टम में, उनको हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था कि जो मतलब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि जो हमने हेवनली बॉडीज़ ली है, सूर्य कहा है हमने सन के चारों तरफ जो है, और उस सन हो गया, उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह। तो देखो कौन कौन सी बॉडीज़ आ गई हैं। एक ग्रह आ गया है, दूसरा उपग्रह आ गया है, देन धूमकेतु। अब ग्रह अलग है, उपग्रह अलग है, धूमकेतु और उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड भी अलग चीज़ें हैं। और क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से जो कहा जाता है, हम क्या कहते हैं, सोलार सिस्टम या सौरमंडल। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। यस, तो भाई कोपरनिकस ने बताया था कि जो अर्थ है वो अपने खुद के एक्सेस पर भी घूम रही है, और बाकी जो पिंड हैं तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस। तो कोपरनिकस इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, क्योंकि ही इज़ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मोशन हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट। अब देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, मतलब 8 प्लैनेट्स है टोटल। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की बैठक में यम प्लूटो का दर्जा ग्रह से समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक का जो राजधानी है प्राग है, उसमें 2016 में एक बैठक, 2006 माफ कीजिएगा, 2006 में जो बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी यूनियन की जो बैठक हुई थी, उसमें प्लूटो को जो है, प्लूटो को हटा दिया गया कि भाई प्लूटो के साथ जो ग्रह का दर्जा था वो उससे छीन लिया गया। अब जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है। ओके, देन आकार के अनुसार ग्रह ये है। तो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस जो प्लैनेट्स हैं वो क्या क्या हैं घटते क्रम में। मतलब सबसे पहला बृहस्पति है, देन शनि, देन अरुण यानी कि यूरेनस जो बहुत दूर है, और फिर वरुण, न्यूपच्यून, देन 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, एंड उससे छोटा बुध। तो ये याद रखिए, ये आकार इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 5वें नंबर पे कौन है, छोटे नंबर पे कौन है। तो पहले भी बृहस्पति, देन शनि, देन यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 5 पृथ्वी से बड़े हैं और 3 पृथ्वी से छोटे हैं। ओके, मतलब 5 इधर बड़े हैं और 3 इधर छोटे हैं, और बीच में अपनी अर्थ है। चलिए अब दूरी के हिसाब से लगाते। देखिए दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे कम दूरी जो है, वो बुध की है। बुध से फिर शुक्र, मतलब पहले नंबर पे बुध बैठा हुआ है, देन शुक्र, देन थर्ड नंबर पे पृथ्वी है, एंड फोर्थ पे मंगल। तो हमारे दो पड़ोसी एक तरीके से शुक्र एंड मंगल, एंड देन बृहस्पति, देन शनि, देन यूरेनस, एंड देन लास्ट नेपच्यून। तो ये हमारे दूरी के हिसाब से हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पार्ट कुछ इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्लैनेट ग्रह जुपिटर है। सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह साइज में कौन सा है? बुध। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, हर किसी को पता है।
सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है दैट इज़ बुध, मरकरी सबसे पास में है। और सूर्य से सबसे दूर कौन है? नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हो हिंदी में। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, मतलब दो ही तो है अपने पड़ोसी, एक शुक्र है एक मंगल है, जिसमें से पास में हमारे शुक्र है। ओके, एंड देन दूसरा सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। सबसे चमकीला तारा उसको हम बोलते हैं साइरस, डॉग स्टार। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार जो है दैट इज़ साइरस और डॉग स्टार। ओके, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? जुपिटर के हैं, अभी बता दूंगा कितने हैं। और सबसे भारी ग्रह जो है वो भी जुपिटर है, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है जुपिटर में। ओके, नेक्स्ट अब अगला है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, मतलब रात में रेड दिखता है, मार्स है भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? वो है गैनीमेड। सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है दैट इज़ गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, मतलब सबसे छोटा सैटेलाइट, उसका नाम है डीमोस। ओके, तो ये प्रश्न याद कर लीजिए, गैनीमेड एंड डीमोस। नीला ग्रह, नीला कौन सा ग्रह? पृथ्वी भाई अपनी। भोर का तारा, मतलब स्टार ऑफ मॉर्निंग, वीनस। सुबह और शाम को दिखाई देता है शुक्र ग्रह हम लोग को, तो भोर का तारा भी वीनस है और सांझ का तारा भी जो है वो भी वीनस है। पृथ्वी की बहन को भी शुक्र ग्रह को, ये सारे नाम, पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह ही होता है, सिस्टर ऑफ अर्थ। हरा ग्रह कौन सा है भाई? वरुण। नेपच्यून जो है वो हरे कलर का है। विशाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। जुपिटर में बहुत सारे गड्ढे, क्रेटर्स हैं, इसलिए इसको विशाल धब्बे वाला ग्रह बोलते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि सारे प्लैनेट के बारे में जानकारी। नंबर 1, अब सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, सन के बारे में। तो पृथ्वी से दूरी जो उसकी होती है 149.8 मिलियन किलोमीटर, 149.8 मिलियन किलोमीटर। ओके, या कह लो 14.98 करोड़, मतलब लगभग 15 करोड़। 14.98 को क्या कह सकते हो? 15 करोड़। तो अर्थ की जो दूरी है सन से वो 15 करोड़ दूरी है। परम दृश्य कांतिमान, अब ये मुझे नहीं पता कि परम दृश्य कांतिमान क्या होता है, इसको रट लो, 4.75। ओके, व्यास अर्थ का जो है, सॉरी सन का जो व्यास है वो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 13,92,000 किलोमीटर का इसका डायमीटर है सन का। ओके, जो करोड़ का तापमान है, जिसका कोर है, उसका जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन केल्विन, 15 लाख। ओके, तो 15 मिलियन केल्विन मतलब 15 और 6 जीरो, 15, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 50, हाँ 1,50,00,000 केल्विन इसका टेम्परेचर सन के कोर का है। प्रकाश मंडल का तापमान 5,760 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसमें जिस रीजन में लाइट फैली हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो ये है। इसकी घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि कितनी है? 25.38 दिन विषुवत रेखा के सापेक्ष और 33 डेज ध्रुवों के सापेक्ष। तो इसकी जो घूर्णन अवधि है वो 25.38 डेज विषुवत रेखा के सापेक्ष और 33 डेज जो है वो ध्रुवों के सापेक्ष इसकी घूर्णन अवधि है। रोटेशन टाइम 25.38 डेज एंड जो ध्रुवों के सापेक्ष ये विषुवत रेखा के सापेक्ष है, और जो 33 डेज है ध्रुवों के सापेक्ष, मतलब जो इसका इक्वेटोरियल टाइम जल्दी हो रहा है, ठीक है ना, जो रोटेशन कर रहा है इक्वेटोरियल में वो जल्दी कर रहा है। अब इसके रासायनिक केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन की बात कर लो, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है 71%, हीलियम 26.5, और जो अन्य तत्व हैं वो 2.5%। आयु 5 बिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। ओके, बट सन की जो आयु उससे कम है, मतलब लगभग 5 बिलियन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड, इतना टाइम लगता है।
चलिए, ये तो हो गई जानकारी सारी की सारी किसके बारे में, अपने सन के बारे में। अब अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ के बारे में। चलिए, ये अर्थ है। अब अर्थ के सारे फैक्टर देखेंगे हम। तो जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है कि अर्थ की जो एज है 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, मतलब 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, हाँ 4 अरब 60 करोड़ वर्ष जो अर्थ की आयु है वह है 4 अरब 60 करोड़। तो ये अर्थ की जो अनुमानित आयु है वो है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, ठीक ना। अर्थ का जो टोटल भूमि क्षेत्रफल है वो पूरी अर्थ का जो है 29.08% है। तो जो भूमि है अर्थ में वो है 29.08%। वो कितना है देख लो, ये लिखा हुआ है। लगभग 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ओके, और जो जलीय क्षेत्रफल है वो है करीब 36 करोड़ के आसपास। ओके, तो परसेंटेज सिस्टम याद करो। परसेंटेज सिस्टम में जो लैंड एरिया है वो है 29.08 और जो वाटर एरिया है वो है 70.92। बस ये आता है एग्ज़ाम में, 29.08 एंड 70.92, ये दो पार्ट हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं औसत घनत्व की, मतलब एवरेज जो डेंसिटी है बेटा वो कितनी है। देखो, एवरेज डेंसिटी अर्थ की वो है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, या 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब एक घन सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 5.5 है। अब बात करते हैं विषुवत रेखीय व्यास, मतलब इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 12,753 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो लॉन्गिट्यूडनल आपका जो इक्वेटोरियल तो हो गया, इसके बाद जो पोलर डिस्टेंस है, जो पोलर व्यास है हमारा ध्रुवीय व्यास, वो है 12,710। तो 753 में से 710 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग 43 किलोमीटर जो है वो डायमीटर ज़्यादा है। मतलब जो विषुवत रेखा है वो 43 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब ऐसा समझ लो ये जो व्यास निकलेगा ना इससे 43 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, तो 21 इधर चला गया और 21 इधर चला गया, मतलब जो रेडियस ऑन द इक्वेटर है वो पोल की रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा है, पोलर रेडियस से। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्मगन गति, मतलब एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का द्रव्यमान देख लो भाई, 5.880 मतलब इंटू 10 की पावर 24, मतलब लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। समुद्र तल से पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से समुद्र में सर्वाधिक गहराई, समुद्र तल से समुद्र में सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। ओके, मतलब लगभग 11 किलोमीटर का जो सबसे गहरा सी है वो एग्जिस्टिंग है, 11,033 मीटर। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर फिलीपींस के पूर्व में स्थित। तो फिलीपींस के ईस्ट में जो है मारियाना फ्रेंच नाम का जो ट्रेंच जगह की जो जगह है उसकी गहराई सबसे ज़्यादा है 11.033, मतलब 11,033 मीटर। 1000 का डिवाइड कर दो तो 11.033, मतलब लगभग वही 11 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। पृथ्वी के धरातल पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचला स्थान। पृथ्वी के धरातल पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचला स्थान, जो सबसे नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा है भाई, वो सबसे नीचे वाला एरिया है 396 मीटर में डेड सी, मृत सागर, इजराइल की शहर जॉर्डन। इजराइल के शहर जॉर्डन में जो आपका 396 मीटर में डेड सी जो है वो समुद्र लेवल से सबसे नीचे है 396 मीटर पे। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट
इन 40.91 सेकेंड। ये आपकी जो अर्थ की रोटेशन टाइम है, 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकेंड। ओके, देन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि, सन की जो परिक्रमा अवधि 30 तक 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। तो मोटा मोटी इसको याद कर लो भाई ऐसे कि 23 घंटे 56 मिनट, ओके, और 40 सेकंड जो है इसका, और इसका 365 घंटे 5 दिन, या 365 दिन 6 घंटे मान लो, लगभग 48 मिनट है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है चंद्रमा। अक्ष का कला के तल से झुकाव, जो जो मतलब हमारी टिल्टेड है अर्थ, वो कितने पे है? 23.27, 23 डिग्री एंड 27 मिनट। तो जो एक्सिस है वो कक्षा के तल से जो उसका झुकाव है, ओके, एक्सिस का कक्षा के तल से जो झुकाव है वो है 23.27 मिनट। भूमध्य रेखीय परिधि, भूमध्य रेखा पर परिधि जो है वो है कितनी? भूमध्य रेखा पर जो परिधि है वो है 4066 किलोमीटर, मतलब 40066 किलोमीटर। ये जो रेडियस बनेगी सरकमफेरेंस वो 40066 यानी कि 40,066 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय परिधि मतलब कि जो पोलर सरकमफेरेंस है वो आपकी कितनी आ रही है? वो है 39,992 किलोमीटर। सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था उपसौर जो आती है 3 जनवरी को आती है, और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर की अवस्था दैट इज़ कॉल्ड अपसौर, वो आती है 4 जुलाई। ओके, तो ये सारे लर्निंग फैक्ट्स हुए अर्थ के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं स्थल मंडल की। अब आ जाओ भाई इंटरनल स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थल मंडल, यानी कि जमीन वाली बात कर लेते हैं। स्थल मंडल को क्या क्या होगी इंग्लिश में? मतलब जहाँ पे ग्राउंड होती है उस जगह को अपन बोलते हैं स्थल मंडल। यहाँ पे स्थल मंडल में पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी बनी कैसी है भाई? आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी भूकंप तरंगों, ओके, आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी भूकंपी तरंगों, पृथ्वी के अंदरूनी भागों में उच्च ताप एवं दाब तथा उल्काश्म साक्ष्यों से प्राप्त होती है। जो अर्थ की आंतरिक जानकारी है वो किन किन की चीज़ों से प्राप्त होती है? भूकंपी तरंगों, पृथ्वी के अंदरूनी भागों में उच्च ताप तथा दाब तथा उल्काश्म साक्ष्यों से प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया। नंबर 1 भूपर्पटी, मेंटल एंड क्रोड। ओके, सबसे पहली बात करते हैं भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट बोलते हो आप लोग। तो क्रस्ट जो होती है वो सबसे बाहर की परत होती है, जिसकी मोटाई पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना लो कि उसमें 100 किलोमीटर तक आप जो है देखो वो क्या है? क्रस्ट है। इसकी ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिलिका मतलब रेत समझ लो, और एल्यूमिनियम इसमें सबसे ज़्यादा पे है, मतलब भूपर्पटी पे, क्रस्ट पार्ट में। सेकंड आता है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे की पार्ट 100 से लेके 2900 किलोमीटर। तो ऊपर की जो है 100 किलोमीटर तक गए हो, 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर में मध्य स्थित है। भूपर्पटी एवं मेंटल के मध्य पाई जाने वाली असतत सतह को मोहरोविसिस या मोहो असतता कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसकी जो वो है लंबाई है 100 से गहराई 100 से लेके 2900 किलोमीटर के मध्य स्थित है। भूपर्पटी एवं मेंटल के बीच में पाई जाने वाली असतत सतह को मोहरोविसिस या मोहो असतता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोड या कोर। तो 2900 से लेकर के 6400 किलोमीटर तक के बीच में कोर है। यह निकिल और लोहे से बनी हुई है, मतलब इसमें निकिल है और लोहा है। जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है
उसमें क्या क्या है बच्चों, निकल है और लोहा है, मतलब आयरन और निकल है। पृथ्वी की सतह के अंदरूनी भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर जाने पर औसत तापमान 1 डिग्री, मतलब आप अंदर जाओगे तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप जितना नीचे जाते जाओगे, मतलब 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं चट्टानों की। तो उत्पत्ति के अनुसार चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। ये देखो भाई, चट्टानें बात करेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ लें। उत्पत्ति के अनुसार जो चट्टानें हैं, रॉक्स 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्सर्जित मैग्मा अथवा लावा के निक्षेपण से होता है, उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों अथवा तलछटों के निक्षेपण से होता है, अवसादों अथवा तलछटों के निक्षेपण से होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, कांग्लोमेरेट आदि। थर्ड, रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान का निर्माण। रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान का निर्माण अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों के ताप, दाब, रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम फलस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण होता है। रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी व आग्नेय चट्टानों में ताप, दाब व रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। चलो देख लो भाई, जो अपने कुछ एग्जाम्पल हैं कि मतलब जो डिफरेंट चट्टानें हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानें, वो रूपांतरित होकर क्या बनती हैं। तो ग्रेनाइट जो होता है वो इस रूपांतरित होकर के नीस बनता है। चूना पत्थर रूपांतरित होकर के संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनता है। शेल पत्थर जो होता है वो स्लेट बनता है और या सिस्ट बनता है। अब बात करते हैं भूकंप की। भूकंप पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कई प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है। पहला, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सरफेसर और एल। तृतीयक यानी कि सरफेस तरंगे या एल तरंगे कहते हैं। क्रेन, पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का विश्व वितरण, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में उत्पन्न होते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से गर्म तरल पदार्थ, मैग्मा, गैस, राख, जल वाष्प, सैलखंड इत्यादि बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। इस छिद्र को क्रेटर अथवा वेबर कहा जाता है, जो कीपाकार फनल शेप्ड हुआ करता है। उद्गार की अवधि के हिसाब से ज्वालामुखी को 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि एटना शहर में है, सिसिली का एटना शहर। ओके। और स्ट्रोम्बोली भी एक, वहाँ स्ट्रोम्बोली में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और स्ट्रोम्बोली जो है लिपारी में आता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब जो ठंडे पड़ चुके हैं वो है विशुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान में, और क्रोकटोवा सुंडा जलडमरू मध्य। क्रोकटोवा सुंडा जलडमरू मध्य। ये देखिए, सुषुप्त मतलब कि जो सोए हुए हैं और कभी भी जाग सकते हैं, तो इनको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। सक्रिय मतलब जो एक्शन में हमेशा रहते हैं वो सक्रिय हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। और अब बात करते हैं मृत ज्वालामुखी, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, जो काम में नहीं करते हैं। तो किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका।
ये आपकी मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली जो है वो कैसा है भाई, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी एंड पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी पेटी। विश्व का लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है। इस क्षेत्र को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। 2/3 जो सक्रिय ज्वालामुखी है, 2/3, वो दो तिहाई जो ज्वालामुखी का पार्ट है वो सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धरातल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। अब पर्वत की बात करते हैं। ब्लॉक पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत में देखिए वास्त्रेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्याचल और सतपुड़ा ये पर्वत भारत में है, ब्लॉक पर्वत। देन वलित या मूड़दार पर्वत, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस, ये वलित या मूड़दार पर्वत है। देन संचित या संग्रहित पर्वत, मेयन फिलीपींस, फ्यूजियामा जापान, पोपोकेटीपटेल मैक्सिको, विसुवियस इटली इत्यादि, ये जो है संचित या संग्रहित पर्वत है। देन नेक्स्ट, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत, अपशिष्ट या घर्षित पर्वत, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये अवशिष्ट या घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। देन इसके बाद आते हैं पठार पर। पठार, पठार मतलब हिमानी पठार, लोयस पठार, ज्वालामुखी पठार, अंत पर्वतीय पठार, गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, गुंबदाकार पठार, तो ये पठार के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मैदान। भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 41% भाग मैदानी, 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। ये 500 फीट से कम ऊंचाई वाले हुआ करते हैं। नेक्स्ट है अपर धनात्मक मैदान। अपर धनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जैसे लोयस मैदान, कर्स्ट मैदान, समप्राय मैदान, ग्लेशियल मैदान, रेगिस्तानी मैदान। नेक्स्ट है निक्षेपात्मक मैदान। नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा एवं सतलज के मैदान, मिसिसिपी एवं हुआंगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। नदी द्वारा निक्षेपण से बड़े मैदान, गिरिपथ जलोढ़ मैदान, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान, लावा मैदान, पवन निक्षेपित मैदान, तो ये मैदान के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, मतलब डिफरेंट जो कारक हैं उससे बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो नंबर 1 कारक है नदी, और नदी के अपर्दन से, नदी के अपर्दन से मतलब नदी के मिट्टी को हटाने से, अपर्दन मतलब मिट्टी का हटाना से बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं। नंबर 1 वी घाटी, गार्ज, केनियन, जलप्रपात, विसर्प और गोखुर झील, ये नदी के अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। और दूसरा अगर निक्षेपण किया जाए तो जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, ये विक्षेपण से बनते हैं। देन पवन, अब पवन के अपर्दन से अपवाहन बेसिन, छत्रकशिला, इंसेलबर्ग, ज्यूगेन, थारडंग और ड्राईकेंटर बनते हैं। और पवन के निक्षेपण से उर्मिका, बालूका टिब्बा, बरखान, लोयस, बालूका कगार। हिमनद के अपर्दन से
यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, शर्क या हिमगहार, अरेत या तीक्ष्ण कटक, गिरिशृंग, कौल, नानाटुक, नुनाटक श्रृंग व पुच्छ, मेषशिला, हिमसोपान, फियोर्ड। एंड नदी के विक्षेपण से, हिमनद के विक्षेपण से, विक्षेपण नहीं, निक्षेपण से ड्रमलिन, एस्कर या मृदकटक, केम, कैटिल, हिमनद अवक्षेप मैदान, ये बनते हैं निक्षेपण से। देन समुद्री तरंग के अपर्दन से भृगु, सागरी कंदरा, तरंग घर्षित वेदिका, खाड़ी, अपतटीय सोपान। और निक्षेपण से पुलिन, रोधिका व रोध, अपतट रोधिका, स्पिट, हुक, उभयाग्र रोधिका, टोम्बलो, लूप। भूमिगत जल के अपर्दन से घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, कंदरा, कार्स्ट झील, उत्रुत कुआं। और भूमिगत जल के निक्षेपण से स्केलेक्टाइट, अश्चुताशय, निश्चुताशय मतलब कि स्टेलेगमाटाइट। ओके, काफ़ी कठिन नाम है, तो भाई इनको तो याद करो। इसको याद करने के अलावा इसका बस ऐसे रीड करते जाओ, आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। देन वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। तो वायुमंडल की प्रमुख 7 प्रमुख परतें हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल का संपूर्ण भार लगभग 75% जो वेट है वायुमंडल का इसी पे हुआ करता है। सभी मौसम की घटनाएं इसी परत में हुआ करती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, मतलब हर किलोमीटर में लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो प्रति किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती जाएगी। धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर तथा 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है। मतलब यदि क्षोभ मंडल देखा जाए तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है और विषुवत रेखा पर लगभग 16.4 किलोमीटर 18 किलोमीटर विषुवत रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर फैला हुआ है। चलिए।